अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो फिजिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा न्यूटन रिंग्स का कॉन्सेप्ट। क्या होता है न्यूटन रिंग्स, डेरिवेशन कैसे होती है, क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, माजी में इससे किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए, ये सारे के सारे बच्चे हमने आज के इस छोटे से लेक्चर में कवर करने। तो हेडिंग लगा लो अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन रिंग्स। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो भैया, हमें ये बात पता है कि मान लो अगर यहाँ पे मेरे पास एक कोई सोर्स है S1 और यहाँ से मेरा बेटा एक कोई वेव प्रोपेगेट करती हुई आ रही है, इसका नाम मैंने Y1 रख लिया, और यहाँ पे ये मीडियम का पार्टिकल है जिसे ये वेव आकर मिल रही है। वेव जब भी किसी मीडियम के पार्टिकल के पास जाती है तो उसे डिस्टर्ब कराती है। ठीक है, मान लेते हैं कि बच्चे यहाँ पे हमारे पास कोई एक सोर्स S2 और है और यहाँ से भी एक वेव प्रोपेगेट करती हुई आ रही है और इसी मीडियम के पार्टिकल के पास, इस वेव का नाम मैंने रख दिया Y2। अब ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम है, इसके पास एक वेव सोर्स S1 से आ रही है, एक वेव सोर्स S2 से आ रही है। वेव जो S1 से आ रही है यानी कि Y1, ये चाह रही है कि ये Y1 डिस्प्लेसमेंट करे, जो S2 से आ रही है वो चाह रही है कि ये Y2 डिस्प्लेसमेंट करे। तो ये बेचारा मासूम पार्टिकल क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू Y1 प्लस Y2। मैं पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं बता रहा, इसी चैप्टर के लेक्चर 2 में हम सब कवर कर चुके। सिर्फ काम की बात जो हमें आज के लेक्चर में चाहिए वो रिवाइज कर रहे हैं। ये जो पहली वेव आ रही है मेरा बेटा, इसकी अपनी कुछ इंटेंसिटी होगी I1। ये जो दूसरी वेव आ रही है इसकी अपनी कुछ इंटेंसिटी होगी, मान लेते हैं I2। जब यहाँ पे दोनों वेव की सुपरपोजिशन होगा यानी कि एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगी, या इस पार्टिकल की जो नेट डिस्प्लेसमेंट है जब वो Y1 प्लस Y2 से मिलेगी, तो हमें ये बात पता है कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव होगी उसकी कुछ ना कुछ रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी जिसको हम I रिजल्टेंट कहते हैं। और ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप फिर मेरी बात मान के चल लेना मैं जो जो बातें बता रहा हूँ। अगर तो आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 देखा हुआ है बहुत अच्छा है, नहीं देखा हुआ तो बस जैसा बता रहा हूं मान के चलो कि ऐसा ही होता है। क्या बात बोली, एक वेव S1 से आई, एक वेव S2 से आई। S1 वाली वेव यानी कि जो यहां से आ रही है इसके पास अपनी कुछ इंटेंसिटी I1, इसके पास अपनी कुछ इंटेंसिटी I2। इस पॉइंट पर आकर दोनों वेव्स मिल गई। ये जो रिजल्टेंट वेव है वो यहां पे पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेगा, और वो रिजल्टेंट वेव कैसे आ रही है, Y1 प्लस Y2 करके, और ये वेक्टर एडिशन होता है। अब इन दोनों वेव के मिलने की वजह से जो इंडिविजुअल इंटेंसिटीज थी वो भी ऐड होंगी, और इसका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो हमने ये ड्राइव किया था। अब आप नोट करो कि ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, कॉस ऑफ डेल्टा फाई पे। और यहां पे डेल्टा फाई क्या होता है मेरे बच्चे, डेल्टा फाई होता है फेज डिफरेंस। डेल्टा फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। और ये फेज डिफरेंस इन दोनों वेव्स के बीच में क्यों आता है, पाथ डिफरेंस की वजह से आ रहा होता है। क्यों आता है भाई, पाथ डिफरेंस की वजह से आ रहा होता है। सर पाथ डिफरेंस से क्या मुराद है, आप गौर से देखो ये जो फिगर मैंने बनाई है, S1 से जो वेव इस मीडियम के पार्टिकल तक आ रही है वो कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है। S2 से जो वेव यहां पे आ रही है वो भी कुछ फासला कवर कर रही है। क्या दोनों ने एक बराबर फासला कवर किया, नहीं। एक वेव ज्यादा फासला कवर कर रही है उसी पॉइंट पर आने के लिए और एक वेव कम फासला कवर कर रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा फासला कवर करना पड़ रहा है एक वेव को दूसरी के मुकाबले में सेम पार्टिकल ऑफ द मीडियम तक जाने के लिए, इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे नजदीक जो है ना वो इसमें काम के केसेस दो होते हैं, एक कहलाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक कहलाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप बोलोगे सर इंटरफेरेंस तो हो ही नहीं रही। अरे मेरे बच्चे, यहां जो वेव मिल रही थी ना इसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। वेव का मिलना इंटरफेरेंस, वेव के मिलने के बाद पार्टिकल का बिहेवियर प्रिडिक्ट करना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और ये उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। ठीक है, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर की हुई हैं। अब मेरा बेटा, हमारे नज़दीक जो काम के दो केसेस होते हैं
वो एक है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जल्दी से रिवाइज करो, जब वेव आपस में इंटरफेयर करती है तो होता क्या है, I1 इंटेंसिटी और I2 इंटेंसिटी ऐड हो जाती है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी उनका फेज डिफरेंस होता है वो डिसाइड करता है कि क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी उस पॉइंट पे। अब हमारे काम के केसेस दो हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो है जिसमें दोनों वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को ऐड करने की कोशिश करती हैं। क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ आता है। आसान भाषा में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो है जिसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है मेरे बच्चे कैसी, मैक्सिमम। यानी अगर ये लाइट वेव है तो इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि आपको यहां पे मिलने वाला है ब्राइट स्पॉट। कैसा मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। अच्छे तरीके से सारी बातें सुनते चलना। कैसा मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। अगर ये साउंड की वेव है तो आपको लाउडेस्ट साउंड सुनाई देगी। ब्राइटेस्ट स्पॉट मिलेगा, ब्राइटेस्ट मतलब सारे ब्राइट में सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्पॉट, ठीक है। और अगर साउंड की वेव है तो लाउडेस्ट साउंड सुनाई देगी, क्योंकि लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है ना मेरे बच्चे, वो कैसी होती है, मिनिमम होती है, कम से कम होती है। जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होती है और अगर मान लो ये लाइट की वेव है तो मिनिमम ब्राइटनेस वाला स्पॉट मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं डार्क स्पॉट। क्या कहते हैं, डार्क स्पॉट। भाई आपके सामने ऐसे 1 2 3 4 5 करके 10 स्पॉट्स बनाए जाएं। एक की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा, नीचे जाओ ब्राइटनेस कम और कम और कम, जो आखिर वाले में जिस बेचारे की ब्राइटनेस सबसे कम होगी आप क्या कहोगे, ये डार्क है। भाई बाकियों के मुकाबले में हल्का ब्राइट है ना। और अगर इत्तेफाक से दोनों की इंटेंसिटी सेम हो जाए तो यहां पे बिल्कुल पिच ब्लैक, बिल्कुल डॉट डार्क किस्म का स्पॉट बनेगा। ये बातें भी हुई है। अगर दोनों की इंटेंसिटी, दोनों इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी एक जैसी हो जाए तो फिर आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी ना मिनिमम साइड पे, वो जीरो आ रही होती है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। इसका क्या था, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो √I माइनस √I विल बिकम 0। और यहां पे √I प्लस √I, 2√I स्क्वायर दोनों पे आएगा तो 4I आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी बन जाती है। खैर वो उसको छोड़ दो, अभी वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने जहन में क्या बात रखनी है, जहन में ये बात रखनी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होगी और कैसा स्पॉट मिलेगा, डार्क स्पॉट मिलेगा। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती कब है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है जब मेरा बेटा आपके पास जो फेज डिफरेंस है, समझिएगा गौर से बात को, जो आपका फेज डिफरेंस है वो या तो 0 हो, या मेरे बच्चे 2π हो, या मेरे बच्चे 4π हो। यानी कि 2π का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। 2π 0 ज़ा 0, 2π 1 ज़ा 2π, 2π 2 ज़ा 4π, 2π 3 ज़ा 6π, 2π 4 ज़ा 8π। यानी कि 2π मल्टीप्लाई बाय n कोई भी हो सकता है। इन सब पे खास बात क्या होती है, खास बात ये होती है कि कॉस ऑफ डेल्टा फाई आपके पास 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। और मेरे बच्चे जो आपका पाथ डिफरेंस है, आप इसको पार्ट डिफरेंस से भी समझ सकते हो। आपका जो पार्ट डिफरेंस है वो या तो मेरा बेटा 0 होता है, यानी कि होता ही नहीं है। फेज डिफरेंस की मदद से आप पार्ट डिफरेंस कैसे निकालते हो, देखो समझो। अगर आप फेज डिफरेंस की मदद से पार्ट डिफरेंस निकालना चाह रहे हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आपको निकालना है, इसको अकेला कर लो, लैम्डा को वहां फेंक देंगे, 2π नीचे आ जाएगा। देखो यहीं से निकाल रहा हूं मैं ये सारी चीजें, मैं आपको पुट करके भी दिखा देता हूं कि मेरे पास डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2π इंटू डेल्टा फाई। मेरे बच्चे जहन में रखिएगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमने पीछे के लेक्चर्स कवर किए हुए। तो अगर आपको इसमें से किसी भी पॉइंट पे कोई एतराज आ रहा है, ये सब चीजें बहुत तफसील से पीछे वाले लेक्चर्स में कवर हुई हुई है, ठीक है। अभी हम सीधा न्यूटन रिंग की तरफ जा रहे हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा फाई की जगह 0 रखूंगा यहाँ पे लाके, तो 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा। जब यहाँ पे लाके 2π रखूंगा, 2π से 2π मर जाएगा, क्या बचेगा, लैम्डा। 4π रखोगे तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। अब आपने ना इस बात को समझना है कि यहाँ पे ये मैं आपको समझा क्या रहा हूँ, हो क्या रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी और ये क्या चीज है, पार्ट डिफरेंस। अगर दो वेव्स के दरमियान में पार्ट डिफरेंस या तो 0 है, या 1 लैम्डा है, या 2 लैम्डा है। 1 लैम्डा का मतलब
S1 से जो वेव यहां पे आई, मान लो उसने 5 साइकिल कवर किए, 1 साइकिल 2 साइकिल, ऐसे कितने साइकिल में यहां पे आई, 5 साइकिल में। S2 से जो वेव यहां पे आ रही है, मान लो वो 6 साइकिल में आ रही है, यानी कि फासला ज्यादा है ना, तो इसके 6 साइकिल लग रहे हैं, तो गोया के S2 से आने वाली वेव ने एक वेवलेंथ एक्स्ट्रा कवर करी, तो पार्ट डिफरेंस हो गया 1 लैम्डा। तो अगर दो वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस या तो है ही नहीं, या 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, या कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, इस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, गोया के दोनों वेव ऐसे ऐड होंगी कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होंगी, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, आपको ब्राइट स्पॉट मिल रहा होगा। ठीक, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर आपके पास क्या है मेरे बच्चे, जो आपके पास फेज डिफरेंस होता है बिटवीन द टू वेव्स, वो या तो पाई होता है 180 डिग्री, या आपके पास 3 पाई होता है 180 मल्टीप्लाई बाय 3, सही हो गया, जो कि 540 डिग्री के अराउंड आपका बन जाएगा, या क्या होता है 5 पाई। आप नोट करो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई 11 पाई, यानी कि सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई चल रहे हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2m+1 मल्टीप्लाई बाय पाई, 2m-1 इंटू पाई भी लिख सकते हो, क्योंकि 2m+1 भी जनरल फॉर्मूला फॉर ऑड नंबर है और 2m-1 भी है। बस फर्क क्या है, 2m+1 में m स्टार्ट होगा मेरे बच्चे आपका कहां से, 0 से, और 2m-1 में m स्टार्ट होगा आपका कहां से, 1 से। ठीक है, अच्छा जी, अब इन सब की वजह से चाहे डेल्टा फाई पाई के बराबर हो 3 पाई हो, होता क्या है कि आपका जो कॉस डेल्टा फाई है वो मेरा बेटा क्या हो जाता है, -1। आप कॉस डेल्टा फाई की जगह पाई डालो, कॉस 180 डिग्री भी -1 होता है, 3 पाई डालो तो कॉस 540 डिग्री भी कितना होता है आपके पास, -1 होता है। ठीक है, इसकी वजह से आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम आ जाती है। और अगर आपसे पार्ट डिफरेंस की बात की जाए तो इसी फॉर्मूले से निकालोगे आप पार्ट डिफरेंस, डेल्टा फाई की जगह क्या रखेंगे, पाई, पाई से पाई मर गया, पार्ट डिफरेंस कितना आता है, λ/2। 3 पाई रखोगे तो आंसर आएगा 3 λ/2, फिर 5 λ/2, फिर 7 λ/2, करते जाओ। आपको नजर आ रहा है क्या चल रहा है, ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2 चल रहा है, दिख रहा है, 1 λ/2, 3 λ/2, 5 और 7, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2। नजर आ गई बात की। अब ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 को लिखने का एक तरीका ये है 2m+1 इंटू λ/2, एक तरीका लिखने का ये है 2m-1 इंटू λ/2। ये वाले तरीके में जहन में रखिएगा m विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड ऑनवर्ड जाएगा, इस वाले तरीके में ध्यान में रखिएगा m विल स्टार्ट फ्रॉम 1 और ऑनवर्ड जाएगा। भाई 2 1 जा 2, भाई पहले ऑड नंबर के लिए क्या रखोगे m की जगह 1, तो 2 1 जा 2, 2 - 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे पहला ऑड नंबर 1 है ना, यहाँ पे पहला ऑड नंबर निकालने के लिए क्या रखेंगे 0, तो 2 0 जा 0, 0 + 1 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चलेगी कहानी। अगर मैं इसी 2 को ब्रैकेट के अंदर भेज दूं और एलसीएम को तोड़ दूं तो जब ये अंदर जाएगा ये बन जाएगा 2m+1 अपॉन में 2 आ गया इंटू लैम्डा, ये हो जाएगा 2m-1 अपॉन में 2 आ गया इंटू लैम्डा। अब जब एलसीएम को ब्रेक कर दूंगा, यहाँ 2 से 2 मर जाएगा, वहाँ उसके नीचे 2 आ जाएगा, बनेगा m+ का हाफ लैम्डा, ये बनेगा मेरा बेटा m- का हाफ लैम्डा। ये आ गई हमारे पास कहानी। सही, दोनों कंडीशन सही है। आपने जहन में क्या बात रखनी है, आपने जहन में ये बात रखनी है कि अगर कभी भी हमारे पास क्या सूरत हाल हो, अगर कभी भी हमारे पास पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, यानी कि आधा साइकिल एक्स्ट्रा कवर करे या 3 आधे साइकिल एक्स्ट्रा कवर करे। 3 आधे साइकिल का मतलब है टोटल 1.5 आधा साइकिल, ये बात समझते हो ना। इसका मतलब क्या है 0.5 लैम्डा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1.5 लैम्डा, यानी कि 1.5 साइकिल एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या है 2.5 साइकिल एक्स्ट्रा। पॉइंट समझ में आ रहा है, यानी कि देखो मान लो यहां से यहां तक आपकी वेव आई 5 साइकिल में, यहां से यहां तक आपकी वेव आई 5.5 साइकिल में, या 6.5 साइकिल में। देखो ना 5 साइकिल्स 5.5 साइकिल, आधे साइकिल का फर्क है, या 5 साइकिल 6.5 साइकिल, 1.5 साइकिल का फर्क है, यानी कि 3 λ/2, या 5 साइकिल 7.5 साइकिल, 2.5 साइकिल का फर्क आ गया। अगर इस तरह का ये पार्ट डिफरेंस इस तरह का है ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, तो वेव आपस में इस तरह से सुपर इंपोज होंगी कि एक दूसरे का इफेक्ट नलिफाई करने की कोशिश करेंगी, या आप कहोगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम है और वहां पे आपके पास क्या बनेगा, डार्क स्पॉट बन रहा होगा। इतनी चीजें रिवाइज कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, फिर हम लोगों ने इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ना थिन फिल्म इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब थिन फिल्म के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है।
सर अभी तक न्यूटन रिंग स्टार्ट नहीं हुआ। नहीं मेरा बेटा, ये न्यूटन रिंग को स्टार्ट करने के लिए ना हम बेस बना रहे हैं। थिन फिल्म का कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं, जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूं। लेक्चर नंबर 6 पूरा डिटेल से थिन फिल्म के ऊपर ही हमने किया था। देखो भैया, हमारे पास ना थिन फिल्म के कॉन्सेप्ट के आने के बाद दो कहानियां चेंज होती हैं। क्या? पहली चीज, हमें यह बात पता है कि अगर आपके पास एक वेव ऐसे प्रोपेगेट करती हुई जा रही है किसी भी रेयरर मीडियम में और जाके ऐसे स्ट्राइक करती है किसी डेंसर मीडियम की बाउंड्री को, समझिएगा। वेव रिफ्लेक्शन क्या होती है? वेव एक मीडियम में प्रोपेगेट करती हुई आए, दूसरे मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करके पलटे, रिफ्लेक्ट हो, वापस आए। इस फिनोमेना को कहते हैं अपन लोग रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो अगर वेव रेयरर मीडियम में आ रही है, किसी डेंसर मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करके पलटती है, वापस आती है, रिफ्लेक्ट करती है, ध्यान में रखना, रिफ्लेक्ट करती है, वापस आती है, तो इसमें क्या होता है? फेज शिफ्ट आता है 180 डिग्री का। यानी कि जहां क्रस्ट होना चाहिए था वहां पे ट्रफ होता है, समझा? यानी कि ऐसे अगर आपके पास क्रस्ट गया, ये रेयरर मीडियम में गया, जाके इसने डेंसर की बाउंड्री को स्ट्राइक किया, जब पलटेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। यानी कि जाने वाला क्रस्ट था, आने वाला क्या हो जाएगा? ट्रफ हो जाएगा। अब रेयरर से जाके डेंसर को स्ट्राइक करके वापस आने पे जो फेज शिफ्ट आता है, इसकी वजह से आपकी ये जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं, ये सारी हो जाती हैं रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है? रिवर्स का मतलब यह है कि जहां आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी, अब वहां होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां डिस्ट्रक्टिव हो रही थी वहां होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि जहन में रखना, अगर दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करें और इस तरह से इंटरफेयर करें कि एक वेव में फेज शिफ्ट आया हुआ है 180 डिग्री का, और फेज शिफ्ट कब आता है? जब रेयरर मीडियम में बॉडी है और डेंसर को जाके स्ट्राइक करेगी। सर रेयरर और डेंसर कौन सा मीडियम होता है? रेयरर मीडियम वो होता है जहां पे वेव की स्पीड होगी ज्यादा, डेंसर मीडियम वो होता है जहां पे वेव की स्पीड होगी कम। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हैज टू डू विद लाइट, और लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, समझना गौर से, तो इनकी सबसे ज्यादा स्पीड कहां होती है? एयर या वैक्यूम में। एयर या वैक्यूम में कितनी स्पीड होती है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में यह बात बताई हुई थी कि एयर सबसे ज्यादा रेयरेस्ट मीडियम काउंट होता है एयर के लिए। एयर के अलावा जितने भी मीडियम है सबका आपके पास डेंसर मीडियम है। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, दैट वाज C/V। C क्या है हमारे पास? लाइट की स्पीड एयर में या वैक्यूम में, और V क्या है? लाइट की स्पीड किसी भी और मीडियम में, और ईटा का वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए क्या होता है? ग्रेटर देन 1। एयर के लिए इसे हम क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। तो अब देखो, ईटा को अगर मैं यहां फेंक दूंगा तो V विल बी इक्वल टू C/ईटा। C कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हम बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं, हम जल्दी से गो थ्रू कर रहे हैं। तो रेयरर मीडियम से बॉडी वेव आई, आके डेंसर मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करके पलटी, तो फेज शिफ्ट आ गया। जब भी दो वेव्स आपस में मिले, एक वेव में फेज शिफ्ट आया हुआ हो और एक वेव में फेज शिफ्ट ना हो, नॉर्मल रूटीन हो, तो जब दोनों मिलेंगी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस पलट जाएंगी। अब क्यों पलटेंगी वो लेक्चर 6 में बताया हुआ है बहुत तफसील से। ठीक है, वो कंडीशंस पलट जाएंगी। अब पलटने का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपकी कहां हो रही होगी? m+½ लैम्डा के पार्ट डिफरेंस में। यानी कि समझना, दो वेव्स के दरमियान में जब पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा, 3 λ/2 होगा, 5 λ/2 होगा, या कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होगा, तो वहां पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे वहां पे पीछे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को m+½ लैम्डा भी लिख सकते थे और m-½ लैम्डा भी लिख सकते थे, बिल्कुल वैसे यहां पे अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को इन दो कंडीशन से डिफाइन करेंगे। सही। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी भाई? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी अगर पाथ डिफरेंस m × लैम्डा के बराबर हो जाएगा। ये क्या है? पाथ डिफरेंस है। किसके बराबर हो रहा है? m × लैम्डा के बराबर। ठीक है, और m × लैम्डा को डिफाइन कैसे करेंगे? पाथ डिफरेंस या तो 0 हो, यानी कि दो वेव, एक वेव फेज शिफ्टेड बाय 180 डिग्री, दूसरी वेव नॉर्मल, ये दोनों वेव आपस में मिलेंगी। अगर इनके दरमियान में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, यानी कि जो पहले कंडीशन कंस्ट्रक्टिव की थी अब वो किसकी बन गई? डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन बन गई। पढ़ी थी हमने ये बात। ये पहला प्रॉब्लम था थिन फिल्म के अंदर। सही, ये हमने पहला प्रॉब्लम पढ़ा था।
अच्छा, अब दूसरा प्रॉब्लम क्या था हमारे पास, इतने हिस्से को कॉपी कर लो जल्दी से। चलो मेरे बच्चे, दूसरा प्रॉब्लम था कि वेवलेंथ चेंज हो जाती है। कौन सी वेवलेंथ चेंज हो जाती है? जो वेव एक्स्ट्रा फासला कवर करके आ रही है, यानी कि जो वेव पाथ डिफरेंस कवर कर रही है, जो वेव ज्यादा लंबा फासला कवर कर रही है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है क्योंकि उसका मीडियम चेंज हो रहा था। समझते हैं इस बात को भी जरा। देखो देखो भैया, मान लो ये मेरे पास है एक अदद थिन फिल्म, याद करो इसका कुछ ईटा है और वो ईटा क्या होता है भाई, ग्रेटर देन 1 होता है। और ये आपके पास थिन फिल्म है, इसकी कुछ थिकनेस थी अपने पास, दैट वाज टी थिकनेस। अब हुआ क्या, कहानी क्या हुई, आपके पास यहां से एक वेव आई, ये कहलाती है आपके पास इंसिडेंट वेव, जो आके टकरा रही है। इस पॉइंट पे टकराने के बाद एक पार्ट यहीं से वापस चला जाता है, रिफ्लेक्टेड। इसे मैं कह देता हूं ए बी, सही, और इसे कह देता हूं एक्स ए। एक्स ए इंसिडेंट वेव है, कुछ पार्ट इसका अंदर आ गया, ठीक है, इसे कह देता हूं ए सी। ये जो ए सी वाला पार्ट है ना, ये कहलाता है ट्रांसमिटेड पार्ट या रिफ्रैक्टेड पार्ट। ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड, देखो एक्स ए आई, कुछ पार्ट यहां से ऊपर चला गया, मतलब रिफ्लेक्ट हो गया। देखो ना, ये क्या था, ये आपके पास एयर था, ये वेव एयर से आ रही थी और आके यहां पे फिल्म की बाउंड्री को टकराई। तो ये एयर है, यानी कि ये रेयर मीडियम है, ये कैसा है, डेंसर मीडियम है। तो एक मीडियम में आ रही थी प्रोपेगेट करती हुई, दूसरे मीडियम की बाउंड्री को टकराई, यहां से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट अंदर चला गया। जो पार्ट यहां आया वो बाहर फिर से क्या मौजूद है, एयर मौजूद है। अब ये वाली जो एसी है, ये फिल्म के अंदर ही प्रोपेगेट करती हुई आ रही है और एयर की बाउंड्री को स्ट्राइक करके यहां से निकल गई, ठीक है। कुछ पार्ट इसका बाहर भी आएगा यकीनन, फिर ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, वो कॉन्सेप्ट पूरा हमने पढ़ा हुआ है। अब ये जो आपकी वेव है ना, इसको कहते हैं वाई। ए बी और सी वाई ये आपस में मिलती हैं, इसी की वजह से आपकी थिन फिल्म इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है। अब इसमें कौन सा फेज शिफ्ट होगा, कौन सा नहीं होगा, देखो एक्स ए वेव ये किस में आ रही थी, एयर में आ रही थी, यानी कि रेयर मीडियम में आ रही थी, डेंसर की बाउंड्री को स्ट्राइक करके गई है, यानी कि ए बी वेव में आपके पास क्या आ रहा है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा। अच्छा, अब आगे भी देख लो जरा, ये जो एसी वेव है इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एसी ट्रांसमिटेड पार्ट है, जब रेयर से डेंसर के अंदर घुस जाएगा तो कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। फेज शिफ्ट कब आता है, रिफ्लेक्शन में आता है। रेयर मीडियम से आया, डेंसर को स्ट्राइक करके जो पार्ट वापस जाएगा उसमें फेज शिफ्ट होगा, जो डेंसर के अंदर घुस जाएगा उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। अब सी वाई में भी फेज शिफ्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो एसी वेव है ये डेंसर में प्रोपेगेट कर रही है और एयर की बाउंड्री को यहां से स्ट्राइक करके जा रही है। तो डेंसर के अंदर अगर प्रोपेगेशन हो रही हो और रेयर की बाउंड्री को स्ट्राइक करके पलटेगा तो कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा, और ये सी वाई आपके पास जा रही है, यानी कि इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं है। एक वेव नॉर्मल, कोई फेज शिफ्ट नहीं है, एक वेव 180 डिग्री वाली फेज शिफ्ट, तो कंडीशन पलट गई ना, यही बात तो हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब देखो इसमें एक्स्ट्रा फासला कौन सा कवर हो रहा है, ये जो ट्रांसमिटेड वेव है, जो अंदर आई ऐसे और फिर ऐसे, तो यही तो एक्स्ट्रा फासला कवर किया है। इसको हम तकरीबन ले रहे होते हैं 2t, तकरीबन। इसकी मैंने आपको रीजन भी बताया था कि ये तकरीबन 2t क्यों लिया जाता है। भाई ये 2t इसलिए लिया जाता है कि आप किताब में जहां कहीं भी पढ़ोगे ना, आपको लिखा मिलेगा ये जो इंसिडेंट वेव है ये नियर नॉर्मल है। नियर नॉर्मल मतलब ये ऐसे, बिल्कुल ऐसे आती है। जब वेव ऐसे आएगी तो जो रिफ्लेक्ट होगी वो भी ऐसे ऊपर हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा फासला होगा वो ये t डिस्टेंस, और ये t डिस्टेंस कवर होगा और फिर वापस वेव आ जाएगी। तो ये 2t होता है आपका पार्ट डिफरेंस, ठीक हो गया। तो जब भी हम आगे पार्ट डिफरेंस पढ़ेंगे तो ध्यान में रखना, पार्ट डिफरेंस कितना ले रहे होंगे, 2t ले रहे होंगे, ठीक है। मेरा ख्याल है इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही काफी लंबा हो गया है। चलो अब जल्दी से खत्म करने की तरफ जाए इसको। तो ये जो देखो, ये जो एसी वेव है, ये कहां पे, ये जो एक्स्ट्रा फासला कवर हो रहा है, ये वाला फासला t और t एक्स्ट्रा फासला जो कवर हो रहा है, ये कहां पे कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है इस मीडियम के अंदर। और हमें पता है जब मीडियम चेंज होता है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये फॉर्मूला है ना, किसी भी मीडियम में अगर आपने वेवलेंथ निकालनी है, किसी भी मीडियम में वेवलेंथ, तो बराबर होती है जो वेव की वेवलेंथ थी एयर में डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितने गुना, आसानी करके सुन लेना, जितने गुना स्पीड कम होती है उतने ही गुना वेवलेंथ कम होती है, ताकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह सके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती। इसके ऊपर भी बहुत लंबी की थी लेक्चर 6 में, ठीक है, समझ आ गई ये बात। अब जब हम कंडीशन लिखेंगे ना, ध्यान में रखना कंडीशन कैसे लिखते हैं। देखो अगर मैं आपको बोलूं कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द केस ऑफ थिन फिल्म लिखो, तो आप बोलोगे पार्ट डिफरेंस विल बी इक्वल टू m लैम्डा प्राइम।
पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एम लैम्डा प्राइम। लैम्डा प्राइम क्यों आया? क्योंकि ये पार्ट डिफरेंस जिस वेव ने कवर किया वो दूसरे मीडियम में कवर किया जो कि डेंसर है, एयर के अलावा वाला है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास पार्ट डिफरेंस कितना है, 2t एम लैम्डा अपॉन ईटा। समझ आती है बात की, ये जहन में रख लेना, कंडीशन आ गई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर बोलूंगा तो आप बोलोगे भाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम प्लस का हाफ लैम्डा प्राइम, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2t, ये हो जाएगा आपके पास m प्लस का हाफ, और लैम्डा प्राइम आपके पास आ जाएगा लैम्डा बाय ईटा। ये बन जाएगा आपके पास हिसाब किताब, ठीक है भाई साहब। इतनी बात हम जहन में रखेंगे, कॉपी कर लो। अब न्यूटन रिंग के एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ चलते हैं और समझते हैं न्यूटन रिंग ने क्या कहा था। अब देखो मेरे बच्चे आ जाते हैं हम लोग अपने न्यूटन रिंग के सेटअप के ऊपर। ये मैंने आपके सामने ना न्यूटन रिंग का सेटअप बनाया, अभी सब समझ में आ जाएगा, परेशानी की बात नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान में रखना, फिजिक्स में ना सारे पैसे होते हैं कॉन्सेप्ट को फील करने के, तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी बात आपने जहन में रख ली, क्या क्या कि आपके पास जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है वो एम लैम्डा वाली है, कंस्ट्रक्टिव वाली एम प्लस हाफ लैम्डा वाली है, और उसका रीज़न भी समझ में आ गया। अब ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। सबसे पहले ये जो आपको एक कश्तीनुमा चीज़ नज़र आ रही है ना, ये एक है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सर कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? बच्चे आपके घर में जो आपके बड़े दादा अब्बू बड़ी दादी अम्मा होंगे, कभी देखे होंगे उन्हें, उनके पास पुराने ज़माने में जो चश्मे हुआ करते थे वो ऐसे चश्मे होते थे जो अगर आप देखोगे ना तो ऐसे किनारों से थिन होते हैं और नीचे आते आते मोटे हो रहे होते थे। यानी जहाँ पे ये आई बॉल है ना, यहाँ से वो चश्मा मोटा होता है, ऐसे होता है, ऊपर से पतला, फिर नीचे आते आते मोटा, फिर वापस पतला। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, जिसे आप ऐसे भी ड्रॉ करते हो, मैट्रिक क्लास में कभी देखा भी हो, आपका कॉन्वेक्स लेंस है। अब अगर दोनों साइड इसकी ऐसे कर्व हो ना तो ये डबल कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। अगर एक साइड इसकी मेरा बेटा ऐसे कर दी जाए, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा बेहुदा बना लेकिन समझो, अगर एक लाइन ऐसे कर दी जाए तो ये आपके पास कहलाता है मेरे बच्चे क्या, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये वही है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये जाहिर है इतना बड़ा नहीं होता, समझो वो जो आपके दादा अब्बू का चश्मा था ना, उसका एक लेंस लिया और उसको बिल्कुल बीच से ऐसे आधा काट दिया। अब एक साइड ऐसे कर्व है और एक साइड ऐसे फ्लैट है, तो ये कहलाएगा आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। मार्क कर देते हैं यहां जल्दी से, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है मेरे भाई, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये अंदर इसके हवा नहीं भरी हुई, इमेजिन करके चलो, ये अंदर क्या है? अरे भैया आपके दादा अब्बू का चश्मा था, उसका जो लेंस था वो किनारों से पतला था और बीच से मोटा, फिर किनारों से पतला। अगर उसे बिल्कुल बीच से मैंने काट दिया तो जो पार्ट बचेंगे, दो पार्ट अलग होंगे, ऐसे कर्व होगा एक हिस्सा और एक हिस्सा ऐसे ऊपर होगा। अरे भैया जो दो पार्ट बचे उनमें से एक पार्ट को देखो, उसका निचला हिस्सा ऐसे कर्व होगा, ऊपर से फ्लैट होगा, बीच में भी तो गिलास ही ठुसा हुआ होगा ना। उसके जो फ्लैट है और जो कर्व है उसके बीच में क्या है, गिलास ही तो है, और क्या है, हवा थोड़ी भरी हुई होती है, ठीक है, क्लियर है। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है आपके पास, ये मेरा बेटा है हमारे पास ग्लास प्लेट। ये क्या है, ग्लास प्लेट, सही हो गया। अच्छा समझना जरा, ये मेरे पास क्या है मेरा बेटा, ये मैंने ऊपर क्या बनाया है, ये मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है, वो स्फेयर बनाने की कोशिश की है जिससे ये कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है। देखो जो भी आपका लेंस होता है ना, वो किसी बड़े से कर्वेचर का पार्ट होता है, तो ये जो कर्वेचर है ना, ये मैंने मुकम्मल करने की कोशिश करी है कि ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ये कहां से आया है, और इसका जो रेडियस है उसको हम शो करेंगे कैपिटल आर से, और ये कहलाता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगले लेक्चर में इसके ऊपर मजीद तफसील से बात होगी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अभी के लिए आप सिर्फ इतनी बात समझ लो कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है ये जिस बड़े से कर्वेचर का पार्ट है, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस होता है ना आपका, देखो समझो, आपका कॉन्वेक्स लेंस ऐसा था, ये था, ये वाली साइड आपने कर दी फ्लैट, तो इसको समझो ये किसी बड़े से गोले का पार्ट है ना भाई, तो ये जो बड़े से गोले का पार्ट है ना, ये आपको बताया हुआ है यहां पे कि उसका कर्वेचर आपने क्या लिया हुआ है, आर, कैपिटल आर के बराबर लिया हुआ है, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है भाई। ये आपके पास एक ग्लास प्लेट है, ठीक है, ग्लास प्लेट का कोई भी वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो सकता है, वो ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, हमें ये बात पता है, क्योंकि एयर सबसे रेयरेस्ट मीडियम है, एयर के अलावा कोई भी होता है वो डेंसर ही मीडियम होता है। अच्छा अब देखो, आप ये बात नोट करो, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं टी कह रहा हूं और रीजन अभी आपको नजर आ जाएगी, आप ये नोट करो। इस पॉइंट पे आप देखो, ये जो आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ये ग्लास प्लेट के साथ चिपका हुआ है बिल्कुल, और यहां से बाहर जाते हुए आप देखो ये जो जगह है आपके पास, इस जगह की अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो जगह है, ये जिसको देखो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, ये जो जगह है, अगर मैं आपसे पूछूं यार इस जगह में क्या मौजूद है, तो आप बोलोगे सर जी इस जगह में तो हवा मौजूद है। क्या मौजूद है भाई, एयर मौजूद है। तो हमारे पास
न्यूटन रिंग के एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो थिन फिल्म हम यूज करेंगे वो कौन सी होगी भाई? एयर की थिन फिल्म यूज करेंगे। किसकी थिन फिल्म यूज करेंगे? एयर की थिन फिल्म यूज करेंगे। लेकिन एयर की थिन फिल्म की खास बात क्या है? एयर की थिन फिल्म जो हम यहां पे यूज कर रहे हैं इसकी वेरिएबल थिकनेस है। सर वेरिएबल थिकनेस से क्या मुराद है कि इसकी थिकनेस कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है। क्यों सर? देखो भाई यहां पे इतनी जगह में हवा है, यहां पे कम जगह में हवा हो गई, यहां और कम, यहां और कम, यहां और यहां पे हवा है ही नहीं। भाई जब प्लेनो कॉन्वेक्स बिल्कुल ग्लास से चिपक गया तो यहां पे हवा थोड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही यहां पे भी आप देखो यहां पे हवा है ही नहीं। फिर हवा की वैल्यू मतलब हवा की क्वांटिटी वॉल्यूम बढ़ते 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 यहां पे पूरी थिकनेस टी तक आपके पास हवा मौजूद है। क्लियर हो गया? एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आ गया? ये सारी बातें नोट कर लेना। दूसरी बात, जो आपकी एयर फिल्म होती है, एयर फिल्म के लिए मैंने आपको बताया था हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेके चलते हैं? 1 लेके चलते हैं। अब यहां पे आपके पास सूरत हाल होती क्या है, कैसे होता है काम समझना। देखो हम ऊपर से ना एक लाइट सोर्स से लाइट डालते हैं और लाइट कैसी होती है? बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंट लाइट। जब आप किताब में ये एक्सपेरिमेंट देखोगे ना तो ऐसे दिखाया हुआ होगा कि यहां से लाइट रे आई, ऐसे लाइट रे आई, यहां आपने लगाया हुआ होता है एक 45 डिग्री पे ग्लास प्लेट, यहां से टकराने के बाद यहां से लाइट आती है ऐसे, यहां से टकराने के बाद लाइट बिल्कुल ऐसे नॉर्मल इंसिडेंट होती है आके ऐसे आपने अगर किताब में देखोगे तो वो कुछ ऐसा आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है? ऐसे आती है बिल्कुल नॉर्मल, और फिर यहां से टकराने के बाद वापस ऊपर जो है ना वो इस जगह पे आके वापस ऊपर जाती है और ऊपर आपके पास यहां पे ऑब्जर्वेशन हो रही होती है और यहां पे आप उसको देख पाते हो। तो मैंने यहां पे इतना लंबा सेटअप नहीं किया, लेकिन बताने का मकसद ये है बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंट होती है लाइट। नॉर्मल मतलब बिल्कुल ऐसे नॉर्मल इंसिडेंट क्या होता है? जैसे ये अगर मैं बनाऊं ना एक 90 डिग्री तो लाइट बिल्कुल ऐसे आ रही है, लाइट बिल्कुल ऐसे आ रही है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल जीरो है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के दरमियान का एंगल, यानी अगर ये नॉर्मल है लाइट ऐसे आ रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अगर ये लाइट बिल्कुल ऐसे हो जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बस ध्यान में रख लेना ये बात। इस पूरे ऊपर वाले सारे के सारा जो मंजन है ना, इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप लाइट रे को क्या करो, बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंट करा दो, ठीक है? तो वो मैंने नॉर्मल आपको वैसे ही बता दिया, नॉर्मल आ रही है, ठीक है? चलो अब मैं ये ना मिटाने लगा हूं ताकि मैं यहां पे ना थोड़ा सा मस्ती कर सकूं या थोड़ी सी मार्किंग कर सकूं, ध्यान में रखना है। चलो समझिएगा जरा, ठीक है? इसको भी मिटा देते। चलो अब देखो, अब आपने ये समझना यहां पे मेरा बेटा कि ना न्यूटन रिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। और सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि इसमें न्यूटन के रिंग बनते क्यों हैं। देखो ये तो समझ में आ जाता है कि ना आपके पास इंटरफेरेंस हो रही है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि न्यूटन के रिंग क्यों बन रहे हैं, रिंग क्यों बन रहे हैं गोल मटोल से। तो मैं आपके पास ना कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप लाया हूं अपने घर के किचन से उठा के, तो ना अभी अम्मा भी आने वाली होंगी वो लेने के लिए, तो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे रिंग क्यों बन रहे हैं। आपने रिंग पे फोकस करना है कि रिंग अच्छे से क्यों बन रहा है। देखो पहले समझो यहाँ पे थिन फिल्म का कॉन्सेप्ट हो कैसे रहा है। देखो आपके पास समझो यहाँ पे एक लाइट रे आई, ये आई लाइट रे, समझना ये लाइट रे आई। अब ये जो लाइट रे आ रही है, इसको थोड़ा सा और यूं कर लें, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास यहां पे एक लाइट रे आई। अच्छा ये जो लाइट रे आ रही है ये बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। अच्छा मैंने सिर्फ समझाने के लिए ताकि बिल्कुल क्लियर नजर आ जाए कुछ ऐसा दिखाया आपको, ठीक है? लाइट रे आई, इस पॉइंट पे टकराने के बाद होगा क्या भाई साहब, समझना जरा। कुछ लाइट रे यहीं से वापस आ जाएगी, समझिएगा, ये लाइट रे वापस आ गई, कुछ लाइट रे अंदर जाएगी और यहां से टकराने के बाद वापस आएगी। ऐसे ही है, मार्किंग कर लेते हैं जरा जल्दी से और अच्छे तरीके से। कह देते हैं भाई कि ये वाली जो लाइट रे है ना, ये वाली जो लाइट रे, इसे मैंने कह दिया ए बी लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, और इस पॉइंट से ये बी सी लाइट रे चली गई और इस पॉइंट पे इसको डी कह दिया, इसे ई कह दिया। अब आप नोट करो, मिलना इन्हीं दोनों लाइट रेज ने और इनकी वजह से आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, ठीक है? वो रिंग क्यों होगा उसके ऊपर तो अभी हम डिटेल से बहस करेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, कॉन्सेप्ट की पूरी फील लेके चलेंगे, चिल सीन है। पहले फिलहाल समझो कि हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो ये जो ए बी लाइट रे थी, ये वाली लाइट रे देखो आपको नजर आ रहा है, ये लाइट रे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर से ही होती हुई आ रही है। भाई ये क्या चीज है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो लाइट रे इसके अंदर से ही होती हुई आ रही है और यहां पे आके ये टकराई और टकरा के रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्शन कब होती है? जब एक मीडियम में वेव प्रोपेगेट करती हुई आ रही हो, दूसरे मीडियम की बाउंड्री को टकरा के पलटे, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। यहां पे पॉइंट बी पे किस मीडियम की बाउंड्री को टकरा के पलटी है? तो यहां क्या चीज है? एयर है। भाई एयर है ना, जैसे यहां एयर है यहां भी एयर है, यहां पे एयर की बाउंड्री को टकरा के पलटी है। तो गोया समझना, ये जो ए बी लाइट रे है, ये वाली लाइट रे जिसको मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूं, ये वाली लाइट रे
लेंस के अंदर थी, ये लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 1। मैंने कहीं नहीं कहा कि इसका और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। ऑब्वियसली ये अलग मटेरियल का हो सकता है, ये अलग मटेरियल का हो सकता है, ग्लास की भी तो 36,000 किस्में होती हैं भाई। देखो ये वाली लाइट रे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर थी, यहां से टकरा के पलटी। ये कौन से मीडियम की बाउंड्री है, एयर की बाउंड्री है। तो डेंसर में लाइट रे आई और रेयरर की बाउंड्री को टकरा के पलटी। गोया इसके अंदर कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। पीएस से मुराद फेज शिफ्ट है यहां पे। बीसी के अंदर कोई फेज शिफ्ट नहीं है। क्यों? डेंसर में आया, रेयरर की बाउंड्री को टकरा के रिफ्लेक्ट हुआ, कोई फेज शिफ्ट नहीं है। अच्छा अब देखो इसको, बीडी क्या चीज है? बीडी आपके पास ट्रांसमिटेड है, रिफ्रैक्टेड है। जिसका मीडियम चेंज हो जाए उसे रिफ्रैक्टेड कहते हैं, ट्रांसमिटेड कहते हैं। तो यहां पे आपके पास इसका मीडियम चेंज हुआ, गोया कि ये ट्रांसमिट हुई, यहां पे आके स्ट्राइक करी। अब देखो यहां से स्ट्राइक करने के बाद पलटी। अब देखो ये जो बीडी है ये किस मीडियम में प्रोपेगेट कर रही है? एयर में। भाई एयर में आ रही है ना। और किसकी बाउंड्री को स्ट्राइक करके पलट रही है? ये क्या चीज है? ये गिलास है। गिलास की बाउंड्री को स्ट्राइक करके पलट रही है। इसमें आएगा फेज शिफ्ट 180 डिग्री का, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। क्यों? देखो रेयरर मीडियम में आ रही है, डेंसर को स्ट्राइक करके पलट रही है। समझ में आ गई बात की? अब जो हमारे बेचारे लकीर के फकीर बच्चे होते हैं, बच्चे तो नहीं होते खैर, बच्चे बेचारों को नहीं समझाया जाएगा तो वो लकीर के फकीर बन जाएंगे। वो अभी भी बोल रहे होते हैं ऊपर वाले में फेज शिफ्ट है, नीचे वाले में नहीं है, क्योंकि थिन फिल्म की डायग्राम का वही रट्टा मारा हुआ होता है। भाई ऐसा नहीं है, इधर कोई फेज शिफ्ट नहीं है अभी, क्योंकि ये डेंसर में आ रहा है और रेयरर की बाउंड्री को स्ट्राइक करके जा रहा है। इसमें फेज शिफ्ट है क्योंकि ये रेयरर में आ रहा है और डेंसर को स्ट्राइक करके जा रहा है। A1 हो गया। अब ये आपस में मिलेगा, वही पुरानी कहानी, एक बगैर फेज शिफ्ट वाली वेव है, एक फेज शिफ्ट वाली वेव है, मिलेंगी। इंटरफेरेंस, वेव के मिलने पे इंटरफेरेंस होती है, बट थिन फिल्म इंटरफेरेंस यूं कह रहे हैं क्योंकि कंडीशन पलट गई है। अगर दोनों नॉर्मल होती, मतलब नॉर्मल से मुराद यहां पे परपेंडिकुलर नहीं, नॉर्मल से मुराद ऑर्डिनरी होती, दोनों कोई फेज शिफ्ट नहीं होता, या दोनों में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता, इस केस के अंदर आपकी वही पुरानी कंडीशन चलती, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस m लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस m प्लस हाफ लैम्डा। पिछले लेक्चर में मैंने इसका एक पास पेपर का क्वेश्चन भी कराया था, सिलिकॉन सेल वाला, जो आगा खान के पास पेपर में आया हुआ है। उसमें देखना ये क्या बात बोली थी मैंने, पूरी कहानी रिवाइज हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है, एक में फेज शिफ्ट नहीं है, एक में फेज शिफ्ट है, तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस होगी। थिन फिल्म इंटरफेरेंस कंडीशंस क्या होंगी? m लैम्डा पे डिस्ट्रक्टिव और m प्लस हाफ लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव। सही हो गया। अब यहां पे आपको ऑब्जर्वर, अब देखो समझना जरा यहां पे कि यहां पे रिंग क्यों बनता है। अब रिंग की बात करते हैं। अब देखो भैया समझो जरा, ये मान लो हमारे पास ना हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जो हम अपने किचन से उठा के लाए, ठीक है नहीं ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, बस समझ जाओ, ठीक है। ये मान लो मेरी ग्लास प्लेट है, कोशिश करना कॉन्सेप्ट करना, फील लेके चलो, एकदम समझ में आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। ये डेरिवेशन वेरिएशन 5-10 मिनट का खेल भी नहीं है, कॉन्सेप्ट का फील लोगे तो मजा आएगा। अब देखो ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, कुछ नियर बाय एग्जांपल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की ये रखा हुआ है आपको ग्लास प्लेट के ऊपर, ठीक है। ऊपर से क्या हो रहा है, ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे डम 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 लाइट आ रही है, ठीक है। ये थिकनेस है आपके पास, लेकिन मैंने क्या बोला, थिकनेस कैसी है? वेरिएबल है। देखो ना यहां पे थिकनेस ज्यादा है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे थिकनेस कम होती जाएगी, और बिल्कुल बॉटम में जाके तो थिकनेस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब रिंग क्यों बनता है ये समझना। अच्छा ये रिंग बनते क्या है, ये ग्लास प्लेट है ना, इसके नीचे रिंग बनते हैं, इसके नीचे इधर रिंग बनते हैं। क्यों बनते हैं वो भी देख रहे हैं, ठीक है। अब देखना हमने ये कि इसके अंदर ना रिंग क्यों बनते हैं। देखो समझो, आपके पास ना यहां से मान लो एक लाइट रे आई, समझना यही वाली पूरी बात बता रहा हूं। यहां से एक लाइट रे आई, ये बिल्कुल आउटर एज के ऊपर एक लाइट रे आई। लाइट रे का कुछ पार्ट क्या होगा, यहीं से टकरा के वापस जाएगा, कुछ पार्ट अंदर जाएगा और ग्लास प्लेट से टकरा के वापस पलटेगा। ये आपस में मिलेगा, इंटरफेरेंस होगा, तो इनके इंटरफेरेंस होने पे तो स्पॉट बनेगा। अब वो जो स्पॉट बन रहा है वो ब्राइट होगा या डार्क, किस पे डिपेंड कर रहा है? पार्ट डिफरेंस पे। पार्ट डिफरेंस कौन सा? फिर देखो एक लाइट रे आई, यहां से टकरा के जो पार्ट पलट गया ये रिफ्लेक्टेड वेव हो गया, जो प्लेनो जो ऐसे आया और यहीं से टकरा के पलट गया एयर की बाउंड्री की वजह से। जो पार्ट अंदर गया, समझना जो पार्ट अंदर गया, अंदर इसने टी डिस्टेंस जाते हुए कवर किया और टी डिस्टेंस आते हुए कवर किया। ऐसे ही है ना भाई। देखो जो पार्ट अंदर गया, भाई एक पार्ट तो ये इधर ही एयर की बाउंड्री से टकरा के पलट गया, एक पार्ट तो ऐसे आया और एयर की बाउंड्री से टकरा के पलट गया, एक अंदर गया, इसने टी डिस्टेंस जाते हुए कवर किया, टी डिस्टेंस आते हुए कवर किया। समझे बात? इसको ऐसे मत समझो कि ये टेढ़ा आ रहा है और ये यूं जा रहा है, ऐसे नहीं है। देखो ये ऐसे आएगा, ऐसे आया, मतलब इसको अगर मैं बना के दिखाऊं ना थोड़ी सी गंदगी होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है। देखो समझो, देखो समझो, देखो ऐसे आया,
एक पार्ट तो यहीं से चला गया, वापस चला गया यहीं से ही, एक पार्ट ऐसे आया और यहीं से ही वापस गया। तो जितना इसने नीचे आते हुए कवर किया इतना ही इसने ऊपर जाते हुए कवर किया, एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जितना। फिर समझो, ये था, देखो ऐसे आई वेव, एक पार्ट यहीं से ही चला गया वापस, ये एयर की बाउंड्री को टकरा गया, एक वेव ऐसे आई और फिर इतना ही फासला वापस कवर किया एक्स्ट्रा में, फिर ऊपर गया। ये एक्चुअल में ऐसे हो रहा है। तो टी डिस्टेंस जितना नीचे आते हुए कवर किया उतना ही टी डिस्टेंस ऊपर आते हुए कवर किया। अब सोचो, जितनी आउटर साइड पे लाइट आएगी, जितनी बाहर वाली साइड पे लाइट आएगी, आते हुए भी इतना ज्यादा फासला कवर करेगी, जाते हुए भी उतना ज्यादा फासला कवर करेगी। जितनी अंदर वाली साइड पे लाइट होगी, आते हुए भी कम फासला, जाते हुए भी कम फासला। समझ आ गई बात की? थिकनेस वेरिएबल का ये मतलब था। अब वापस आ जाओ इधर, देखो इधर, देखो इधर, मैं मान रहा हूं बिल्कुल इधर लाइट आ रही है, लाइट आई, एक पार्ट यहीं से वापस चला गया एयर की बाउंड्री को टकरा के, एक पार्ट अंदर आया और वापस भी इतना फासला कवर किया, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? 2t, और वापस गया। अगर ये 2t मान के चलते हैं, 2t क्या है? पार्ट डिफरेंस। अगर ये पार्ट डिफरेंस m प्लस हाफ लैम्डा के बराबर है, यानी कि λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी कि ब्राइट स्पॉट मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्राइट स्पॉट। अभी तक हमें समझ में नहीं आया रिंग क्यों मिल रहा है, समझना बात को। फिर सुनो, लाइट आई, एयर की बाउंड्री को टकरा के कुछ पार्ट चला गया, कुछ पार्ट अंदर गया, टी डिस्टेंस कवर किया, थिकनेस के बराबर, थिकनेस ऑफ द फिल्म यहां पे जितनी भी है उसके बराबर फासला कवर किया जाते हुए, उसके बराबर ही फासला कवर किया आते हुए, तो पार्ट डिफरेंस हुआ 2t। फिर ये वेव बाहर गई और इंटरफेरेंस हुआ। अगर ये 2t m प्लस हाफ लैम्डा के बराबर है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और m लैम्डा के बराबर है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हमने यही दो पढ़ने, हमारे यही दो केसेस में काम किया। अब समझो, जैसे मान के चलते हैं कि यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ओबे हो रही है, यानी कि 2t m प्लस हाफ लैम्डा के बराबर है, सही। अब जो लाइट ऊपर से आ रही थी, सिर्फ इस पॉइंट पे आ रही थी या पूरे इस पे आ रही है? तो आप बोलोगे पूरे इस पे आ रही है। जैसे यहां से टकरा के लाइट वापस आई, एक ब्राइट स्पॉट मिला, ऐसे यहां इसके आगे यहां से टकरा के भी लाइट आई होगी, इसने भी जाते हुए t और आते हुए 2t। तो 2t अगर इस पॉइंट पे, देखो ना, ये जो थिकनेस है ये तो हर जगह पे कांस्टेंट चल रही है ना, इसकी नहीं फील आया? देखो कांस्टेंट तो सर आपने बोला अभी वेरिएबल है, कांस्टेंट से मुराद, देखो मैं अगर इसके आउटर एज की बात करूं तो आउटर एज पे जो थिकनेस यहां है वही थिकनेस यहां है, वही थिकनेस यहां है, वही थिकनेस यहां है, वही थिकनेस चल रही है। फील आ रहा है? अरे भैया देखो, इसकी थिकनेस यहां पे टी है, अंदर जाओगे कम 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 कम, इसकी बात तो हो रही है कि ये वेरिएबल है, लेकिन यहां मान लो इस पॉइंट की अगर बात करता हूं, यहां की थिकनेस टी है, अगर इसको मैं ऐसे सर्कल में घुमाना शुरू करूं, ये थिकनेस टी है, तो ये टी 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 चलता रहेगा ना। देखो लाइट यहां से आई, अंदर गई, बाहर आई, 2t m प्लस हाफ लैम्डा के बराबर। तो बिल्कुल इसी जगह पे जब लाइट ऐसे सर्कल में यहां पे लाइट आएगी तो वो भी 2t m प्लस हाफ लैम्डा होगा, यहां पे आएगी तो 2t m प्लस हाफ लैम्डा होगा, 2t m प्लस हाफ लैम्डा होगा। मतलब अगर मान लो इस पूरे सर्कल पे लाइट तो ऐसे ऊपर से आ रही है और इसमें तो बहुत सारे सर्कल होंगे, एक बड़ा सर्कल, फिर उसके अंदर छोटा सर्कल और छोटा सर्कल, बहुत सारे सर्कल बनेंगे। यहां तो मैं बिल्कुल आउटर वाले सर्कल की बात कर रहा हूं, समझना। यहां पे लाइट आई, यहां लाइट आई, सब जगह पे बहुत सारी करोड़ों लाइट रेज आ गई, तो अंदर गई t2t, 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 इन सबकी जो थिकनेस सर्कल में चल रही है वो सर्कुलर थिकनेस कैसी है? कांस्टेंट है। तो 2t m प्लस हाफ लैम्डा, 2t m प्लस हाफ लैम्डा, 2t m प्लस हाफ लैम्डा, गोया कि ये सारे ब्राइट स्पॉट जब जमा हो जाएंगे तो एक ब्राइट रिंग बन जाएगा। इसको कहते हैं न्यूटन का रिंग। फील आया कॉन्सेप्ट का? अगर ये 2t m लैम्डा के बराबर होती तो डार्क स्पॉट, फिर इसी सर्कल की बात कर रहे हैं, इसी सर्कल पे जब यहां पे अगर 2t m लैम्डा, 2t m लैम्डा, 2t m लैम्डा, 2t m लैम्डा, थिकनेस तो कांस्टेंट है ना, अगर सर्कल पे चलेंगे तो 2t m लैम्डा होगा, सारे डार्क स्पॉट जमा होंगे तो एक डार्क रिंग बन जाएगा। कॉन्सेप्ट का फील आया? अब सोचो इसके अंदर वाले किसी सर्कल की बात करता हूं भाई, इसको ऊपर से देखोगे तो ऐसे गोल सा बाउल सा है ना, ये ऐसा बाउल है। अब इसके अंदर देखो बहुत सारे सर्कल पॉसिबल है, एक सर्कल ये है, एक इसके अंदर बना लो, एक इस सर्कल पे लाइट आई। अब इस सर्कल में हर जगह पे लाइट 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 आ रही है, तो इस सर्कल से अंदर जाके बाहर आने में जो फासला कवर करेगी, इस सर्कल के अगले पॉइंट पे भी अंदर जाके बाहर आने में वही फासला कवर करेगी। तो 2t हर जगह पे एक जैसी कंडीशन ओबे करेगा। तो डार्क स्पॉट है तो सारे डार्क स्पॉट का लोकस डार्क रिंग बन जाएगा, ब्राइट स्पॉट है तो सारे जो ब्राइट स्पॉट होंगे उनका लोकस क्या बन जाएगा? एक ब्राइट रिंग बन जाएगा। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? कॉन्सेप्ट का फील देखो, फिर समझो, फिर समझने की कोशिश करो अगर कॉन्सेप्ट का फील नहीं आ रहा। देखो सारे पैसे इसके अंदर फील किए हैं मेरे भाई, जहन में रख लेना ये बात, ठीक है। लाइट एक बंद हो गई है, चलो देखते हैं। ये मान लो हमारे पास हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है, ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है, ये हमारा। अब इसके अंदर
ये बिल्कुल जो आउटर सर्कल है, इस सर्कल पे जब लाइट रे आएगी तो जितना फासला ये 2t होगा उतना ही ये 2t होगा, उतना ही यहां से 2t होगा, क्योंकि सर्कल पे चल रहे हो ना। इसके अंदर वाले सर्कल पे भी ऐसी 2t होगा, बस वो थिकनेस चेंज होती जाएगी, लेकिन 2t तो पूरे सर्कल पे फिक्स रहेगा ना मेरे भाई। पॉइंट समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपके पास क्या होता है, रिंग बनते हैं जहां पे लोकस ऑफ ऑल द डार्क पॉइंट होता है वहां डार्क रिंग बनता है, जहां लोकस ऑफ ऑल द ब्राइट पॉइंट होता है वहां पे क्या होता है, ब्राइट रिंग बनता है। इतने हिस्से को कॉपी करो, आपको डेरिवेशन करा देता हूं अब मैं। अब देखो मेरा बेटा, इसके अंदर जो हमारे पास सिंपल सी डेरिवेशन है ना, वो हमारे पास क्या है, समझने की कोशिश करते हैं बात को यहां पे। चलो देखो भैया, ये हमें पता है कि हमारे पास ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म की मैक्सिमम थिकनेस कितनी है, टी है। और हमें ये बात भी पता है कि जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं थिकनेस क्या हो रही है, वेरिएबल है। और बिल्कुल बॉटम जहां पे ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का ये सरफेस इस ग्लास प्लेट को टच कर रहा है, वहां पे थिकनेस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये वेरिएबल थिकनेस वाली हमारे पास एक फिल्म है। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये तो मुझे पता है ना, ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास, ये डिस्टेंस मेरा बेटा मेरे पास टी के बराबर होगा। ऐसे ही भाई ये डिस्टेंस टी होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं यार, ये बचा हुआ डिस्टेंस जो है, ये बचा हुआ डिस्टेंस, ये सेंटर है, ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, सोच के देखो जरा। देखो ये है रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ये रेडियस है तो मेरे बच्चे ये भी रेडियस होगा। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर किनारे तक का फासला। ऐसे ही है ना मेरे भाई, सोचो ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। ये बात समझ आई है? अरे भैया रेडियस क्या है, सेंटर से लेकर किनारे तक का फासला। ऐसे ही है ना, तो गोया कि मुझे ये बात पता है, ये भी मेरा बेटा मेरे पास रेडियस के बराबर है और ये भी पूरा मेरे बच्चे मेरे पास क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा। कौन सा रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर मुझे ये पता चल गया टी है, तो क्या मैं ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, इस डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं कि ये मेरे पास है 2r माइनस का टी। देखो ये 2r माइनस टी हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 2r के बराबर, डायामीटर ऑफ द कर्वेचर। और ये टी है, थिकनेस यहां से यहां तक, ये टी है, तो ये क्या हो जाएगा 2r माइनस टी। इसको ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिख देते। ठीक है, ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, मेरे पास 2r माइनस टी बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2r माइनस टी बन जाएगा। अच्छा जी, अब मजीद आप एक चीज नोट करो, नीचे जो आपके पास रिंग बन रहे होते हैं, वो रिंग मैंने अभी आपको बताए थे कैसे बन रहे होते हैं। सही, अभी हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना रिंग का। ये रिंग बन रहे होते हैं, ऐसे ऐसे रिंग बन रहे होते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारा जो इसमें सेंट्रल स्पॉट यहाँ पे डार्क होता है, रीजन अभी समझ में आ जाएगी। फिर ऐसे डार्क रिंग बन रहे होते हैं आपके पास, ऐसे ये रिंग बन रहे होते हैं ऐसे। अभी हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, रिंग क्यों बन रहे होते हैं। ठीक है, अब इन रिंग का मेरा बेटा आपके पास होता है रेडियस। इन रिंग का क्या होता है आपके पास, रेडियस होता है। रेडियस क्या है, सेंटर से लेकर किनारे तक का फासला। तो यहां पे मेरा बेटा जो रिंग बन रहा होता है, इसको मैं यहां पे r से शो कर सकता हूं, स्मॉल r से। ये r क्या चीज है, ये रेडियस ऑफ द न्यूटन रिंग है, चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो। फिर समझ लो, अब आप कॉन्सेप्ट को फील करो। ये आर जो मैं ले रहा हूं उससे वापस समझो, थोड़े के लिए इमेजिन करो हो क्या रहा है। एक ऐसे बाउल सा है आपके पास, फिर इमेजिन कर लो अगर अभी भी नहीं समझ में आया। ऐसे बाउल सा है आपके पास, ऊपर से देखो तो ये एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल का ये रेडियस है, इसी के बराबर में रिंग आपको मिल रहा होगा। भाई अगर आप इस सर्कल की बात करोगे तो इसके ही वाला रिंग नीचे छपा हुआ होगा। अगर इस सर्कल, इसके अंदर वाले सर्कल की बात करेंगे तो उसका रिंग नीचे छपा हुआ होगा। अब वो ब्राइट है या डार्क, वो डिपेंड करेगा कि इस सर्कल से जो नीचे जो एक्स्ट्रा फासला है, पार्ट डिफरेंस 2t 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 जो कवर कर रही है लाइट, वो 2t m लैम्डा को फॉलो कर रहा है या m प्लस हाफ लैम्डा को। फील आ रहा है? इससे ज्यादा आसान करके क्या ही बताएंगे यार। देखो ये एक ऊपर से देखो, ये सर्कल लग रहा है, यहां पे लाइट रे आई, नीचे जाके ऊपर आई 2t 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 2t, जितना यहां पे कवर किया उतने यहां सारी लाइट रे ने कवर किया है ना। तो 2t अगर m लैम्डा होगा तो यहां नीचे आपको डार्क रिंग छपा हुआ मिल जाएगा। m प्लस हाफ लैम्डा होगा तो ऑब्जर्वेटरी के अंदर आपको वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि ब्राइट रिंग छपा हुआ मिल जाएगा। तो ये सेंटर से यहां तक का ये उसका रेडियस है। अब सारे रिंग का रेडियस वो तो अलग अलग होगा, डिपेंड करता है आपने कौन सा सर्कल वहां पे कंसीडर किया हुआ हैगा। ठीक है भाई साहब, ये बात समझ में आती है हमें। ठीक है, और अगर यहां से यहां तक ये आपके पास रेडियस ऑफ द रिंग है, तो ये भी मेरा बेटा रेडियस ऑफ द रिंग होगा। फिर अभी हमने बिल्कुल ये आउटर वाला सर्कल कंसीडर किया, वरना कोई भी सर्कल कंसीडर कर सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक है, समझ में आ गई भाई साहब हमें इतनी बात अच्छी तरीके से। चलो इसको बना लो जल्दी से। अब मेरा बेटा यहां पे हमारे पास ना ज्योमेट्री का एक छोटा सा थ्योरम है, वो मैं आपको ड्राइव नहीं कराऊंगा, परेशान नहीं हो जाना। ठीक है, मान लो आपके पास यहां पे एक कोई सर्कल है और यहां पे आपके पास एक कोई ऐसे कॉर्ड है,
कॉर्ड क्या होता है? कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर दो एंड पॉइंट्स को मिलाए। ये मान लो एक एंड पॉइंट ए है, ये मान लो बी है और ये सी है। सी और ए सर्कल के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स हैं और ये लाइन इन्हें मिला रही है, सही? तो ये क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी। मान लो ऐसे है, एक ये रहा x, एक ये रहा y, एक ये रहा मान लो आपके पास z है। ये दो कॉर्ड्स हैं और ये दो कॉर्ड्स कैसे? इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं। इंटरसेक्टिंग मतलब जो एक दूसरे को कट कर रहे हो, ये कहलाते हैं इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स इन अ सर्कल। तो थ्योरम ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स इन अ सर्कल आर इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स क्या मतलब? सेगमेंट्स का मायना होता है टुकड़े का। अगर मैं ए सी कॉर्ड की बात करूं, देखो ए सी एक कॉर्ड है, एक्स जेड एक कॉर्ड है। अगर मैं ए सी कॉर्ड की बात करूं तो ए सी कॉर्ड के जो सेगमेंट्स है ना वो कौन कौन से? एक आपके पास है, ये क्या लिखा था? एक आपके पास है मेरे भाई ए वाई, ये जो था ए वाई, और एक क्या है आपके पास? वाई सी। ए वाई और ये बी पॉइंट यहां सेंटर है, ज़हन में रख लेना। ए वाई और वाई सी, ए वाई एक टुकड़ा, वाई सी एक टुकड़ा, ये सेगमेंट होगा इसके। अगर मैं एक्स जेड कॉर्ड की बात करूं तो देखो भाई एक्स जेड कॉर्ड के अंदर मेरे क्या क्या सेगमेंट है? एक्स वाई मेरा एक सेगमेंट है और वाई जेड मेरा दूसरा सेगमेंट है। ये क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? समझना है, ए वाई मल्टीप्लाई बाय वाई सी, ए वाई मल्टीप्लाई बाय वाई सी। इसको मिटा दो अगर कंफ्यूजन हो रही है, ये सेंटर की रिप्रेजेंटेशन के लिए था। ए वाई मल्टीप्लाई बाय वाई सी, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट, इज इक्वल टू एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई जेड, एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड। अब पढ़ो क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स इन अ सर्कल आर इक्वल। तो प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स इन सर्कल आर इक्वल। अब इसका थोड़ा सा डेरिवेशन है 5-8 मिनट का, वो मैं नहीं करा रहा, बस इतनी बात ध्यान में रख लेना। मिटाने लगा हूं, 1 2 चलो। अब देखो इसी थ्योरम को मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। पहले तो यहां पे हम लोग इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स को ढूंढते हैं कि यहां पे हमारे इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं कौन से, नजर ही आ रहे हैं हमें इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। देखो अगर मैं यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखा दूं ना अपने इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, ये सर्कल मैं अलग से बना रहा हूं, देखो समझना। यहां पे एक पॉइंट है, ये रहा एक सेगमेंट, ये समझना, सब समझ में आ जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई दिख गए इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स? ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है। कॉर्ड होता क्या है? सर्कल के ऑपोजिट एंड को मिलाने वाली लाइन। तो भाई ये सर्कल है, इसमें एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ऑपोजिट एंड को मिलाने वाली लाइन, ये जो पूरी यहां से यहां तक है, ये एक कॉर्ड है। यहां से यहां तक ये लाइन, ये एक कॉर्ड है। इस वाले कॉर्ड के सेगमेंट देखो, यहां से यहां तक 2r माइनस टी, यहां से यहां तक t। इस कॉर्ड के सेगमेंट r और r। हो गया। क्या था? प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स इन अ सर्कल आर इक्वल। तो भाई प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स कर लो भाई, r इंटू r, प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स 2r माइनस का t मल्टीप्लाई बाय t। हो गया, सिंपल है ना। r इंटू r इस कॉर्ड के सेगमेंट का प्रोडक्ट, 2r माइनस टी इंटू टी इस कॉर्ड के सेगमेंट का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। सिंप्लीफाई कर लो भाई, आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस किसका? रिंग का। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? आउटर मोस्ट की बात कर रहे हैं। इसी से सारे रिंग का फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। टी को ब्रैकेट के अंदर भेज दो भाई, टी इधर आ जाएगा, टी इधर आ जाएगा, क्या बनेगा? 2rt माइनस का टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को अपन लोग कर देंगे इग्नोर। क्यों? टी क्या है? थिकनेस। आप सोच के देखो जरा, वो जो आपके दादा अब्बू का लेंस था, वो जो मोटा सा होता है बीच में, उसको अगर बीच से कट कर दे बहुत छोटा सा बचेगा। उसको अगर ग्लास प्लेट पे रखूंगा, सोच के देखो उसके बीच में कितनी हवा आ जाएगी, थोड़ी सी हवा होगी। उसकी थिकनेस का भी आप स्क्वायर कर रहे हो। सोचो हवा आई हुई है 0.000005 मीटर के अंदर, मैक्सिमम थिकनेस 0.00005 मीटर के अंदर। उसका स्क्वायर करोगे तो मजीद छोटा हो जाएगा। 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर करने में और क्या होता है? छोटा होता है। तो ये छोटी वैल्यू है, इसलिए इसे क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। देखो क्या आ रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय 2t आ रहा है आपके पास फॉर्मूला। ये t क्या है? थिकनेस। r क्या है? रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ये क्या है? रेडियस ऑफ द रिंग। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लूं तो r विल बी इक्वल टू अंडर रूट r मल्टीप्लाई बाय 2t। ये चीज बचेगी? बोलो हाँ या ना। r मल्टीप्लाई बाय 2t। बोलो भैया,
चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस हो रही है। थिन फिल्म इंटरफेरेंस में हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या थी कि पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एम लेमडा प्राइम। लेमडा प्राइम की रीजन भी बता चुका, तो ये बनेगा 2t विल बी इक्वल टू एम लेमडा डिवाइडेड बाय ईटा। ईटा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थिन फिल्म। यहाँ पे थिन फिल्म क्या है, एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। तो कंडीशन बन जाएगी 2t विल बी इक्वल टू एम लेमडा। सही हो गया। और m यहाँ पे मेरा बेटा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, जहन में रख लीजिएगा इस बात को। m कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, m आपके पास स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो मेरे बच्चे यहाँ पे देखो m स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये m इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि m की वैल्यू जो स्टार्ट होगी ना वो कहाँ से होगी, 0 से स्टार्ट होगी, यानी कि 0 1 2। यानी कि जब आपको पहली कंडीशन चाहिए कि वो पहली कंडीशन पार्ट डिफरेंस की कि जिसके ऊपर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस मिलेगी, m इज इक्वल टू 0 पुट करने में मिलेगी। यानी कि m इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जब मेरे बच्चे 2t विल बी इक्वल टू 0, यानी कि जब पार्ट डिफरेंस 0 होगा तो ये फर्स्ट कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की या डार्क स्पॉट की या डार्क रिंग की। जब 1 पुट करोगे यहाँ पे तो लैम्डा आ जाएगा। तो 2t जब लैम्डा के बराबर होगा तो ये सेकेंड डार्क रिंग की कंडीशन है। जब आप इसकी जगह पे 2 पुट करोगे तो 2 लैम्डा आ जाएगा। जब यानी कि 2t आपके पास 2 लैम्डा के बराबर होगा तो ये थर्ड डार्क रिंग की कंडीशन है। पॉइंट समझ में आ गया, ध्यान में रखिएगा सारी बातें, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो जल्दी से। अब इसी तरीके से मेरा बेटा हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या थी कि डेल्टा x हमारे पास बराबर है m प्लस हाफ लेमडा प्राइम के। सही। और डेल्टा x क्या था भाई, 2t। वेव आई, फिर नीचे ट्रांसमिट वाली वेव जितना आई उतना गई ऊपर, तो 2t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये आपके पास, m प्लस का हाफ और लेमडा प्राइम की जगह क्या हो जाएगा, लेमडा बाय ईटा। और ईटा क्या है, थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो अभी हम एयर यूज कर रहे हैं, एयर के लिए क्या होता है 1 हो जाता है, तो ईटा खत्म हो जाएगा। तो 2t विल बी इक्वल टू m प्लस का हाफ लेमडा। किताबों में ये m माइनस का हाफ लेमडा भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। m प्लस हाफ लेमडा में m कहां से स्टार्ट होगा मेरे भाई, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ऑनवर्ड। समझने की बात यह है, जब आप m की जगह यहां 0 पुट करोगे तो ये पहली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। यानी पहला रिंग कब मिलेगा, जब 2t आपके पास हाफ लेमडा के बराबर है। दूसरा रिंग जब 2t आपके पास 1 प्लस हाफ लेमडा के बराबर है। तीसरा रिंग जब वो 2 प्लस हाफ लेमडा के बराबर हो जाएगा। ऐसे आपके पास कहानी क्या होगी, चलती चली जा रही होगी। क्लियर हो गई इतनी बात, कॉपी कर लो। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जरा मजीद बातचीत करते हैं। अब हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, रेडियस फॉर nth ब्राइट रिंग, रेडियस फॉर nth ब्राइट रिंग। समझिएगा जरा यहां पे बात को। अभी तो हमने क्या करा, अभी तो हमने R बिल्कुल आखिरी वाले के लिए निकाल लिया ना, ब्राइट रिंग बीच में भी तो होंगे कहीं ना कहीं, तो अब हम इसके लिए काम कर रहे हैं। अब यहां पे देखो जरा इसको, ये जो मैंने आपको लिखवाया था, मैंने आपको क्या बोला अभी दोबारा सुनो अब जरा मेरे बच्चे। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला पहले ब्राइट रिंग के लिए क्या करना पड़ेगा। समझो, पहला ब्राइट रिंग क्या होगा, जब बिल्कुल बुनियादी कंडीशन फॉलो होगी। बुनियादी कंडीशन क्या है, m जहां से स्टार्ट हो रहा है वही रख दो, तो m इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, हाफ लेमडा। यानी कि m इज इक्वल टू, मैंने पुट किया, कहां रखे, यहां रख देते हैं। m इज इक्वल टू 0 और 2t किसके बराबर आ रहा है, लेमडा बाई 2 के बराबर। भाई 0 रखेंगे तो 0 प्लस हाफ हो जाएगा, तो यानी कि हाफ लेमडा के बराबर आ रहा है। m इज इक्वल टू 0 पे आपको रिंग कौन सा मिल रहा है, 1। n से मुराद रिंग नंबर है, पहला ब्राइट रिंग मिल रहा है। सही। अच्छा, अगर मैं दूसरे ब्राइट रिंग की बात करूं मेरे प्यारे बेटे, अगर मैं दूसरे ब्राइट रिंग की बात करूं, समझना जरा, दूसरे ब्राइट रिंग की बात करूं तो वो कब होगा, जब 2t आपके पास यहां पे m की जगह पे क्या रख दोगे आप, m की जगह पे आप 1 रख दोगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का हाफ लेमडा। समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और m इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या मिल रहा है, सेकंड ब्राइट रिंग मिल रहा है। थर्ड ब्राइट रिंग कब मिलेगा, जब मैं m की जगह 2 रखूंगा तो n इज इक्वल टू 3 आएगा, तो 2t विल बी इक्वल टू 2 प्लस हाफ लेमडा हो जाएगा। समझ आ रही है। अच्छा, आप नोट करो, आपको नजर आ रहा है m का वैल्यू n से एक स्टेप पीछे चल रहा है ब्राइट रिंग के अंदर। सही। यानी कि मैं लिख सकता हूं फॉर nth ब्राइट रिंग, फॉर nth ब्राइट रिंग, फॉर nth ब्राइट रिंग, मुझे जो m की वैल्यू रखनी है वो n-1 रखनी है। सोच के देखो ये बात जो बोली है मैंने। अगर मुझे पहला ब्राइट रिंग निकालना था, क्या निकालना है, पहला ब्राइट रिंग निकालना है, तो m की जगह क्या रखा, 1-1 0। पहले ब्राइट रिंग के लिए m की जगह 0 रखा। दूसरा ब्राइट रिंग निकालना है तो दूसरे ब्राइट रिंग के लिए
n की जगह आएगा 2, क्योंकि ब्राइट रिंग की बात हो रही है, तो ब्राइट रिंग का नंबर क्या है 2, सेकंड ब्राइट रिंग, तो 2 - 1 1 आ गया, यानी कि सेकंड ब्राइट रिंग के लिए 1 आया, थर्ड ब्राइट रिंग के लिए 3 - 1 2 आ जाएगा, यानी कि m की वैल्यू 2 आएगी, लेकिन नंबर ऑफ ब्राइट रिंग क्या होगा, तीसरा होगा। तो अगर मैं m = n - 1 को यहां लाके डाल दूं तो ये क्या बनेगा, देखो 2t = यहां लाके डालूंगा अगर मैं, ये बनेगा n - 1 और प्लस का हाफ लैम्डा। मेरे बच्चे समझना, m की जगह पे nth ब्राइट रिंग के लिए कंडीशन डाल दी लाके यहां पे, ताकि आप जस्ट वैल्यू पुट करो आंसर आ जाए, सही है। n - 1 प्लस का हाफ इंटू लैम्डा हो गई ये बात, सही। ये n - 1 कहां से आया है, m की जगह आया है। m की जगह क्यों आया है, क्योंकि आप देख रहे हो पहले ब्राइट रिंग के लिए आपने m0 रखा। अच्छा, m0 से क्यों शुरू किया, क्योंकि ये m0 से शुरू हो रहा है, m0 से पुट करने पे ये पहली कंडीशन को ओबे कर रहा था, सही। m1 पुट करने पे दूसरी कंडीशन, m2 पुट करने पे तीसरी कंडीशन, यहां से आया ये। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, एक में से आधा निकालेंगे तो आधा ही बचेगा, तो 2t विल बी इक्वल टू n माइनस का हाफ लैम्डा। फिर देखो माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े का आएगा, यानी कि माइनस का साइन आएगा, एक में से आधा निकालेंगे आधा ही बचेगा। 2t का वैल्यू कितना आ रहा है, n माइनस हाफ लैम्डा के बराबर, यहां लाके पुट कर देंगे, ये 2t नजर आ रहा है, इसकी जगह पे पुट कर देंगे, तो आपके पास रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग का फॉर्मूला निकल के क्या आया, r मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, n माइनस का हाफ लैम्डा। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग, रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग, ठीक है। अब जब पहले ब्राइट रिंग का रेडियस कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ब्राइट रिंग, n की जगह 1, सही। सर आपने तो बोला फर्स्ट ब्राइट रिंग के लिए m0 पुट करेंगे, तो मेरे बच्चे m यहां से इसलिए तो हटा दिया ताकि एक स्टेप पीछे वाला पुट ना करना पड़े। अब पहले ब्राइट रिंग के लिए n लिखा है, यहां m नहीं लिखा। अगर आप समझो, अगर आप यहां पे इस फॉर्मूले में 2t की जगह पे m प्लस हाफ लैम्डा पुट कर देते, सोचो अगर 2t की जगह में m प्लस हाफ लैम्डा पुट करता, फिर पहले ब्राइट रिंग के लिए m की जगह 0 डालता, दूसरे के लिए m की जगह 1 डालता, तीसरे के लिए m की जगह 2 डालता। वो मैंने बोला कंफ्यूजन को अवॉइड करो, यहां पे डायरेक्ट n की टर्म में वैल्यू ले आया। अब पहला ब्राइट रिंग n की जगह 1 आएगा, दूसरा ब्राइट रिंग n की जगह 2 आएगा, तीसरा ब्राइट रिंग n की जगह 3 आएगा। nth ब्राइट रिंग के लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, सही हो गया, कॉपी कर लो। अब रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो भैया देखो जल्दी से, अब मेरा बेटा हम लोग चल रहे हैं किसकी तरफ, रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आराम से हो जाएगा, सब समझ में भी आएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बोलोगे सर इतनी भारी भारी बातें बोले जा रहे हैं, आपको आता है, हमें बोल रहे हैं, समझ में आ जाएगा बच्चे, आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। YouTube के लेक्चर का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार देख लो, तीसरी बार देख लो, आ जाएगा समझ में। देखो अब अगर डार्क रिंग की बात करेंगे, अगर मैं आपसे बोलता हूं, अभी हम कर क्या रहे हैं, रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग कैलकुलेट करने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है भाई साहब। चलो आ जाओ। अगर मैं आपको बोलूं यार फर्स्ट डार्क रिंग कब मिलेगा, फर्स्ट डार्क रिंग अगर आपको बोला जाए फर्स्ट डार्क रिंग कब मिलेगा आपको, n = 1, ये कब मिलेगा आपको, देखो जरा कहां चला गया ये लिखा हुआ है, ये रहा। फर्स्ट डार्क रिंग कब मिलेगा, जब 2t = लैम्डा होगा। अब बच्चे का यहां पे सवाल आता है, सर आपने यहां पे m = 0 वाली कंडीशन क्यों पुट नहीं करी, आपने डायरेक्ट n = 1 से क्यों स्टार्ट किया पहले डार्क रिंग के लिए। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पे ना बच्चे का सवाल क्या आता है, बच्चे का सवाल ये आता है, सर आप, सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, सर आप पहले डार्क रिंग के लिए m = 1 क्यों पुट कर रहे हैं। आपने कहा था, देखिए लिखा हुआ भी है, m स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से, तो जब मैं यहां 0 पुट करूंगा तो 2t = 0, ये तो पहले डार्क रिंग की कंडीशन तो ये हो गई ना, समझना, कॉन्सेप्चुअल फील करना। देखो मेरा बेटा, जो न्यूटन रिंग के अंदर बिल्कुल सेंट्रल स्पॉट होता है ना, ये सेंट्रल स्पॉट, ये स्पॉट होता है, रिंग नहीं होता, ये स्पॉट होता है, रिंग नहीं होता। अभी मैं आपको फॉर्मूले से भी साबित कर दूंगा, ये स्पॉट होता है और इसको आप कहते हो जीरोथ ऑर्डर स्पॉट। न्यूटन रिंग में जो सेंट्रल स्पॉट होता है ये जीरोथ ऑर्डर स्पॉट होता है। ये क्या होता है, ये डार्क स्पॉट होता है। रीजन समझो, देखो रिवाइज कराते हैं आपको। जब हमने यंग डबल स्लिट YDSC पढ़ा था, अगर मैं आपको बोलता कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, आप बोलोगे पार्ट डिफरेंस 0 हो, पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा। मैं बोलूं मुझे बताओ पहली ब्राइट फ्रिंज कहां मिलेगी, आप बोलोगे सर सिंपल है, पार्ट डिफरेंस को 1 लैम्डा पुट कर दे।
मैंने आपको बोला पहली ब्राइट फ्रिंज कहां मिलेगी, आप बोल रहे हो पार्ट डिफरेंस को 1 लैम्डा पुट कर दे। आपने ये क्यों नहीं बोला कि पार्ट डिफरेंस 0 लैम्डा पे? आप बोलोगे क्योंकि सर वो तो सेंट्रल फ्रिंज हो जाएगी ना, और सेंट्रल फ्रिंज को हम 0th ऑर्डर फ्रिंज कहते हैं, उससे पहली फ्रिंज नहीं कहते हम लोग। सेंट्रल फ्रिंज पे पार्ट डिफरेंस 0 होता है, वहां पे हमेशा ब्राइट स्पॉट या ब्राइट फ्रिंज मिलती है यंग डबल स्लिट के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही न्यूटन रिंग का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो डार्क स्पॉट होता है। क्यों? क्योंकि पार्ट डिफरेंस 0 होने पे यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ओबे हो रही है। तो जो आपका सेंट्रल स्पॉट होता है यहां पे डार्क स्पॉट होता है, यहां रिंग नहीं बनता, और इसका रेडियस जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। जब रेडियस 0 होता है तो इसे आप रिंग कह भी नहीं सकते। अभी मैं साबित भी कर दूंगा कि सेंट्रल पॉइंट पे जो स्पॉट बन रहा होता है उसका रेडियस क्या होता है? 0 होता है। तो पहला डार्क रिंग आपको कब मिलेगा? जब आप इसकी अगली कंडीशन में जाओगे, 2t इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 पुट करने पे आया। अब जब m की जगह 1 पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा? 2t इज इक्वल टू लैम्डा। यानी कि जब 2t आपका, यानी कि जो वेव आपकी एयर की बाउंड्री से टकरा के अंदर आई, t डिस्टेंस, फिर t डिस्टेंस ऊपर गई, ये 2t जब लैम्डा के बराबर होगा तब आपके पास फर्स्ट डार्क रिंग आएगा। अब सोचो होता क्या? सेंटर में डार्क स्पॉट, पहला ब्राइट रिंग, फिर पहला डार्क रिंग। फील आया? ये जो सेंट्रल वाला होता है इसे कहते हैं 0th ऑर्डर डार्क रिंग। रिंग कहना इसे गलत है, लेकिन बास किताबों में 0th ऑर्डर डार्क रिंग लिखा होता है इसे। ये डार्क स्पॉट कहलाता है क्योंकि इसका रेडियस टेक्निकली 0 होता है, और जिस चीज का रेडियस 0 है तो वो सर्कल है ही नहीं, वो पॉइंट है। पॉइंट को डिफाइन कैसे करते हैं? रेडियस 0 वाला सर्कल, सर्कल तो खैर नहीं होता, वो रेडियस 0 वाला स्पॉट, ठीक है। तो ये 0th ऑर्डर है। पहला डार्क रिंग कब मिलेगा? जब 2t इसकी अगली कंडीशन पे आ जाएगा। तो फर्स्ट डार्क रिंग के लिए m इज इक्वल टू 1 पुट करोगे आप, सही। अगर मैं आपसे बोलूं भाई सेकेंड डार्क रिंग के लिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा m इज इक्वल टू 0 से क्यों कार्रवाई को मैंने शुरू नहीं किया, ठीक है। सेकेंड डार्क रिंग के लिए, सेकेंड डार्क रिंग के लिए n इज इक्वल टू, अब मैं सेकेंड डार्क रिंग की बात कर रहा हूं, इसके लिए m क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भाई m इज इक्वल टू 0 पे ध्यान में रखना, पहला डार्क रिंग नहीं मिलेगा। m इज इक्वल टू 0 पे आपको डार्क स्पॉट मिलेगा, जिसे आप 0th ऑर्डर स्पॉट कह सकते हो, और वो कहां पे होगा? न्यूटन रिंग का सेंटर पॉइंट। और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन रिंग का सेंटर पॉइंट डार्क क्यों होता है? इसलिए डार्क होता है कि वहां पे फिल्म की थिकनेस 0 है, तो दोनों वेव में से किसी को एक्स्ट्रा फासला, भाई देखो ना सेंटर पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक वेव आई टकरा के निकल गई, दूसरी वेव आई टकरा के निकल गई, दोनों में से किसी ने एक्स्ट्रा फासला कवर नहीं किया। जब पाथ डिफरेंस 0 है तो पाथ डिफरेंस 0 कंडीशंस के रिवर्स होने की वजह से अब यहां किसकी कंडीशन को जस्टिफाई करेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा होगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट का फीलर आ गया होगा। तो भाई नजर आ रहा है आपको? अगर मैं बोलता हूं मुझे nth डार्क रिंग की बात करनी है, किसकी बात करनी है भाई? nth डार्क रिंग की बात करनी है, तो आप सीधा सीधा m इज इक्वल टू n पुट कर देना भाई। जहां m आ रहा है वहां n पुट कर देना। तो अब देखो क्या बनेगा? सेकेंड डार्क रिंग के लिए क्या था? 2t इज इक्वल टू 2 लैम्डा, यही था ना भाई, m लैम्डा था, तो m की जगह 2 पुट किया था। अब यहां पे देख लो, आप क्या बोलोगे? ये फॉर्मूला है आपके पास 2t इज इक्वल टू m लैम्डा। nth डार्क रिंग के लिए m की जगह क्या पुट करेंगे? n पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग, रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग विल बी इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय 2t की जगह पे क्या आ जाएगा? m लैम्डा आता तो भी सही था, अब क्या आ रहा है? n लैम्डा। ये n क्या है? डार्क रिंग का नंबर। पहले डार्क रिंग के लिए n की जगह 1 पुट करेंगे। अब देखो जरा n की जगह 0 पुट करके देखो, 0th ऑर्डर डार्क रिंग के लिए n की जगह 0 पुट करो, 0 पुट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर इज 0। तो मैंने क्या बोला था? सेंट्रल स्पॉट का रेडियस क्या होता है? 0 होता है, तो यहां पुट करके देख ले भाई 0। भाई सेंट्रल स्पॉट को कहते हैं 0th ऑर्डर डार्क रिंग। जैसे YDSC में सेंट्रल फ्रिंज को क्या कहते हैं? 0th ऑर्डर फ्रिंज कहते हैं। होती ब्राइट है लेकिन 0th ऑर्डर फ्रिंज है, उसका कोई नंबर नहीं होता, वो रेफरेंस है, वहीं से आगे कार्रवाई शुरू होती है। 0th ऑर्डर फ्रिंज, उसके ऊपर पहली डार्क फ्रिंज, फिर पहली ब्राइट फ्रिंज, फिर पहली दूसरी डार्क, फिर ब्राइट, मतलब ऐसे कहानी चलती रहती है। तो इसमें क्या है? सेंट्रल स्पॉट आपका क्या है? डार्क, पहला ब्राइट रिंग, फिर पहला डार्क रिंग, फिर दूसरा ब्राइट रिंग, फिर दूसरा डार्क रिंग, ऐसे चलता है। नोट कर लो भाई ये फॉर्मूले, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर आपको अच्छे तरीके से बता दिया। अब इसके माजी में आए हुए कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जल्दी से छाप लो इसे। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने पहला क्वेश्चन मेंशन है, इफ द डायमीटर ऑफ द 10th ब्राइट रिंग इज 0.005 मीटर व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ऑल्सो कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द फिल्म करस्पॉन्डिंग टू दिस रिंग। अब आपको सवाल पढ़ने के बाद ना एक एक चीज का कॉन्सेप्ट फील हो रहा होगा, ये क्या बात चल रही है। कह रहे इफ द डायमीटर ऑफ द 10th ब्राइट रिंग
10वें ब्राइट रिंग के डायामीटर की बात हो रही है। हमें तो जो फॉर्मूला पता है, जो भी हमने कैलकुलेट किया है, रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग वाला, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है n माइनस का हाफ इंटू लेमडा, ये किसके लिए? रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग के लिए। तो मेरा बेटा अगर डायमीटर ऑफ 10th ब्राइट रिंग दिया हुआ है, D10 मुझे दिया हुआ है, तो मैं इसकी मदद से R10 निकाल सकता हूँ। कैसे? डायमीटर को 2 से डिवाइड करके। तो मेरे बच्चे डायमीटर कितना दिया हुआ है? 0.005 मीटर। इसको आप 2 से डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करोगे तो 0.0025 बन जाएगा। कैसे? 2 2 होता है 4, 2 2 4, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया। डेसिमल लगा हुआ, एक स्टेप लगा सकते हैं, 2 5 हो गया 10, तो 0.0025। अगर मैं डेसिमल को 1 2 3 4 प्लेस आगे शिफ्ट कर लूँ तो बनेगा 25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। ये बेसिक मैथ 0102 लेक्चर चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हो ये कैसे हम शिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, आ गया। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ आपको दे दी। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, आर का वैल्यू आपने निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द फिल्म करस्पॉन्डिंग टू दिस रिंग। ये वाली बात अगर आपको समझ में आई है ना, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट का फील आया है। देखो, मान लो इसके नीचे आपको ऐसे 15 ब्राइट रिंग मिल रहे हैं। इसके नीचे सबसे बाहर वाला 15वां ब्राइट रिंग, उसके अंदर एक डार्क होगा, फिर उसके अंदर 14वां ब्राइट रिंग, फिर उसके अंदर एक डार्क होगा, उसके बाद 13वां, ऐसे करते करते 15 ब्राइट रिंग है। मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया था सर्कल का, याद करो, ये वही बात फिर पढ़ना समझ में आएगी। देखो, मैंने कहा मान लो बिल्कुल आखिर में एक ब्राइट रिंग है, लाइट यहां से आगे गई और कुछ पार्ट अंदर गया फिर आया, तो यहां पे ये थिकनेस है 2t, ये 2 टाइम द थिकनेस है जो कि पार्ट डिफरेंस कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर हम इसके अंदर वाले सर्कल को ले लें, मान लो यहां कहीं पे इसके अंदर वाला कोई सर्कल मैं कंसीडर कर लूं, ये तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ऐसे प्याले की तरह है, सर्कल 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 से बहुत सारे सर्कल हैं। तो अंदर वाला कोई सर्कल लिया, यहां से आगे लाइट टकरा के गई, इसके बाद इससे अंदर आई, ये है 2t, अब ये t और ये t, ये 2t मिला के, तो ऐसे 2t 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 हर जगह चलेगा। तो देखो, पढ़ो क्या कह रहे हैं। ऑल्सो कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द फिल्म करस्पॉन्डिंग टू दिस रिंग, यानी इस 10th ब्राइट रिंग के लिए कितनी थिकनेस कवर की है, या कितनी थिकनेस है वहां पे फिल्म की। कॉन्सेप्ट का फील आया? कितनी थिकनेस है वहां पे, ये 15वां ब्राइट रिंग, 14वां 13वां, ऐसे 10वें ब्राइट रिंग के ऊपर कितनी थिकनेस है फिल्म की यहां पे, कि जिसके ऊपर 2t कवर करने पे ये वाला रिंग बन रहा है। ये है यहां पे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द फिल्म करस्पॉन्डिंग टू दिस रिंग, ये तो निकाल लेंगे। पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे आप सिंपल। ठीक है, R10, ठीक है, ये वाला वैल्यू आ जाएगी। R10 का स्क्वायर कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो ये बन जाएगा R इंटू n माइनस का हाफ, आगे आ जाएगा आपके पास लेमडा। R10 क्या दिया है वो लिखा हुआ वहां पे, हमने भी निकाला था, 25 इंटू 10 पावर -4, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। R नंबर ऑफ ब्राइट रिंग कौन सा है? 10 माइनस का हाफ इंटू लेमडा, और लेमडा कितना है भाई? 6000 एंगस्ट्रॉम है। 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10 पावर -10। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 इंटू, अबे तुम्हें क्या हो गया, 6 इंटू 10 की पावर -7, 6 इंटू 10 पावर -7, यहाँ आके पुट कर देंगे 6 इंटू 10 पावर -7। सिंप्लीफाई तो कर लेंगे ना, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा। 10 पावर -4 पे स्क्वायर आएगा, 10 पावर -8 हो जाएगा। ठीक है, आर आपको निकालना ही है, तो 2 10 20, 20 -1 कितना होता है? 19, अपॉन में आ गया 2, ये हो गया 6 इंटू 10 पावर -7। सही है, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आगे 2 ने क्या होना है? मल्टीप्लाई होना है। 625 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 बन जाएगा मेरे ख्याल से। सही, अगर 1250 को मैं 10 पावर -8 के साथ सॉल्व करूं तो ये बनेगा 125 इंटू 10 पावर -7 इज इक्वल टू R इंटू 19 इंटू 6 इंटू 10 पावर -7। 10 पावर -7 से 10 पावर -7 आपके पास मर गया भाई। यहाँ पे सॉल्व कैसे किया? ये पावर -8 था ना, तो डेसिमल को एक स्टेप पीछे मूव कर दिया, खत्म, तो पावर -7 हो गया। ये 19 और 6 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो आप यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लोगे। 19 इंटू 6 करोगे, 19 इंटू 6 करोगे, आंसर आएगा आपके पास 104। 125 को आपने 104 से डिवाइड करना है।
मुश्किल हो रहा हो डिवाइड करना तो आप ऐसे कर लेना, 125 डिवाइडेड बाय तकरीबन 100 कर लेना, 104 को राउंड ऑफ कर लो 100 की तरफ, तो आंसर तकरीबन आपका 1.25 आ जाएगा। सही, आपने 104 से चूंकि इसको कम किया है तो आपकी वैल्यू थोड़ी 1.25 आ रही है। अगर पूरे 104 से ही डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू 1.25 से थोड़ी सी कम आ रही होगी, क्योंकि ये वाली फिगर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये सारा कैलकुलेशन का गेम है, आगे तो कर लोगे ना। यहाँ पे 19 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 104 आया, इधर डिवीजन में आ गया, तो 104 से डिवाइड करना मेरे लिए मुश्किल था, तो मैंने क्या किया, उसको राउंड ऑफ किया 100 पे और 100 से डिवाइड करके तकरीबन बता दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ रहा है, 1.25, वरना 104 से डिवाइड कर लेना। आगे क्या बोलता है, आगे आपको बोलता है कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द फिल्म करस्पॉन्डिंग टू दिस रिंग। अब आपने क्या निकालनी है मेरा बेटा, आपने थिकनेस ऑफ द फिल्म निकालनी है जो कि इस रिंग को करस्पॉन्ड कर रही होगी। अभी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस ये भाई साहब पहले मिट जाए जरा। अब देखो भैया, थिकनेस ऑफ, हमने अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था 2t बराबर है किसके, m प्लस हाफ लेमडा के, यही पढ़ा था। सही सर, ये क्यों लगाया, डार्क रिंग का क्यों नहीं लगाया, इसलिए कि मेरा बेटा सवाल में क्या पूछा हुआ है, ब्राइट रिंग पूछा हुआ है, तो ब्राइट रिंग के लिए यही कंडीशन थी हमारे पास, ड्राइव कराई पूरी मैंने। फिर मैंने ये भी बताया था कि जो m का वैल्यू है वो कैसे चलता है, n-1 करके चल रहा होता है ब्राइट रिंग के लिए, m इज इक्वल टू n चलता है डार्क रिंग में, तो यहाँ लाके पुट करेंगे तो 2t विल बी इक्वल टू n-1, m की जगह आया, प्लस का हाफ आ जाएगा लेमडा यहाँ पे, -1 प्लस हाफ को सॉल्व करेंगे तो 2t विल बी इक्वल टू n- का हाफ, और आगे आपके पास क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। अब आपको t का वैल्यू चाहिए तो t विल बी इक्वल टू n- का हाफ, बाहर आ गया आपके पास लेमडा, बटे में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। n की जगह आप पुट करोगे, कौन सा ब्राइट रिंग है जिसकी बात चल रही है, 10वां ब्राइट रिंग है, हाफ लेमडा क्या था, 6000 एंगस्ट्रॉम था, उसे लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻1, अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया भाई। अभी कोई 2 को 10 से कैंसिल ना कर दे, ठीक है, 2 को 6 से कर सकते हैं, तो 10 2 20, 20 -1 कितना हो गया, 19, अपॉन में आ गया 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7, सॉल्व कर लो भाई। 2 9 होता है 18, 19 में से 18 गया, 1 बचा, डेसिमल लगाया, 0 आ गया, 2 5 क्या हो गया 10, 9.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 28.5, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। ये मेरा बेटा आपके पास क्या आ रही है, फिल्म की थिकनेस आ रही है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये फिल्म की मैक्सिमम थिकनेस है, नहीं, ये फिल्म की जहां पे 10वां रिंग बन रहा है ना, उसके ऊपर फिल्म की क्या थिकनेस है, ये वो है। अगर मैं आपको बोलता मिसाल के तौर पे ये 14th ब्राइट रिंग है, तो आप 14th ब्राइट रिंग के लिए काम करते तो 14th ब्राइट रिंग की थिकनेस आती। कॉन्सेप्ट का फील आ गया? तो ये मेरा बेटा हमारे पास न्यूटन रिंग का कॉन्सेप्ट था। इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे गया है, इसी से मिलता जुलता एक सवाल डार्क रिंग का भी है, वो मैं अभी आपके सामने लगा दूंगा, उसके आंसर भी साथ में लगा दूंगा, वो आपने सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क है। आपने मुझे बताना है क्या न्यूटन रिंग का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। अगला लेक्चर हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर को लेकर हो रहा होगा।